हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो बेटा? आज एक्सरसाइज 4.4 है आपका। और बच्चों इसमें आपके लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट है, कुछ नए वर्ड्स हैं, जिसमें कुछ नया वर्ड्स है माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना जरूरी है कि माइनर एंड कोफैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम माइनर कोफैक्टर डील करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोफैक्टर से भी डिटर्मिनेंट्स फाइंड किया जा सकता है। तो बेसिकली इन तीन रूल के अलावा जो मैंने आपको तीन बातें बताई कि माइनर, कोफैक्टर और कोफैक्टर से भी डिटरमिनेंट फाइंड की जा सकती है, इनके अलावा एक प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा बच्चों जो कंपटीशन लेवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टीज आपको काम आएगा, तो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला रूल लिखिए, रूल नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट, सबसे पहले लिखिए बेटा माइनर। अब ये माइनर क्या होता है? माइनर लिखो बेटा, माइनर। देखिए माइनर फाइंड करने का मेथड क्या होता है? माइनर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करना। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करना। क्या कहना चाहता हूं, ध्यान सुनो। मान लीजिए ए डिटरमिनेंट आपको गिवन है, ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट का डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहता हूं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माइनर 1 1। माइनर को डिनोट करते हैं हम एम से, इट इज डिनोटेड बाय एम। माइनर को हम एम से डिनोट करते हैं, और हमें फाइंड करना है 1 1 का माइनर, 1 1 का, 1 इसका, 1 1 इसका हमें माइनर फाइंड करना है। तो आप इसके कॉलम को और इसके रो को हटा दो, डिलीट कर दो, जो हम पहले डिटरमिनेंट में फाइंड कर चुके हैं, और बाकी जो नंबर बच गए उनका डिटरमिनेंट फाइंड कर दो। तो रो एंड कॉलम चला गया, क्या बचा? 5 6 8 9। मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 45, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48, आपका आंसर आ जाएगा -3। तो ये आपने माइनर फाइंड कर लिया। माइनर होता है किसी एक एलिमेंट, प्रॉपर किसी सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट फाइंड करना। एक मिनट और रुक जाइए, मैं कहता हूं चलिए अब मुझे इसका 1 2 का, 1 2 एलिमेंट ये है, इसका हमें माइनर फाइंड करना है। 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका हमें माइनर फाइंड करना है। ये कॉलम गया और ये रो गया, कॉलम एंड रो चला गया, तो आपका क्या बचा? आप चेक करो, ये बचा 4 7 6 और 9। मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई होगे 36 हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे 42 हो जाएगा, -6 जो होगा इसे माइनर कहेंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का डिटरमिनेंट फाइंड करना माइनर कहलाता है। मैं एक आपसे पूछ लेता हूं, चलिए आप बताइएगा। मैं माइनर फाइंड करना चाहता हूं बेटा 3 3 का, माइनर फाइंड करना चाहता हूं 3 3 का। तो 3 3 एलिमेंट कौन सा है? ये वाला एलिमेंट है। 3 3 एलिमेंट ये है, हमें इसका माइनर फाइंड करना है। तो इसके कॉलम को और इसके रो को डिलीट कर दो, और बाकी जो बच गया वो लिख दो। तो क्या बचा? 1 2 और 4 5, 1 2 4 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 और माइनस का 8, आपका -3 जो होगा ये माइनर होगा। अब अच्छे समझ में आ गया। एक और लास्ट आपको बताता हूं माइनर कैसे फाइंड करते हैं। चलिए मुझे माइनर फाइंड करना है इस बार 3 2 का। 3 2 ये है आपका तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये है 3 2। इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। तो इसके कॉलम को और इसके रो को डिलीट कीजिए, बाकी जो बच गया वो लिख दो। क्या बच गया? 1 4 और 3 और 6। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस का 12, आपका -6 जो होगा वो इस एलिमेंट के लिए माइनर होगा। ठीक है, माइनर में साइन का कोई मतलब नहीं होता, सारी वैल्यूज होती है सिंपल फाइंड करते हैं। किसी भी एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है तो उसके कॉलम एंड उसके रो को डिलीट कर दिए, बाकी जो 4 नंबर बच गए आप उसका माइनर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही 2/2 का भी जान लीजिए। चलिए 2/2 का माइनर देखिए बेटा, जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4। अब मैं आपसे माइनर पूछ रहा हूं 1 1 का माइनर, तो ये कॉलम और ये रो हटा दोगे, 4 आंसर आएगा। ऐसे मैं पूछूंगा 1 2 का कि 1 2 का मुझे माइनर बताओ, तो 1 2 इसे बोलते हैं, कॉलम एंड रो हटा दो, 3 आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं पूछूंगा 2 1 का माइनर, 2 1 ये है, रो एंड कॉलम हटा दो तो 2 आंसर आएगा। ऐसे लास्ट 2 2 का, हमें 2 2 का फाइंड करना है, तो रो एंड कॉलम हटा दो तो 1 बच गया, ये आंसर आ गया, सिंपल। तो माइनर से आप क्या सबक मिलती है? माइनर हमें यह सिखाती है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का डिटरमिनेंट फाइंड किया जा सकता है। तो टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हम माइनर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहला रूल ये था माइनर, जिसमें आपको पहले 3/3 का भी सिखाया और फिर 2/2 का भी सिखाया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर। दूसरा है बेटा कोफैक्टर।
तो जिसको माइनर आता है उसको कोफैक्टर भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? दूसरा, कोफैक्टर। रूल नंबर 2 है बेटा कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल ए से, कैपिटल ए से। माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है ए आई जे, आई का मतलब रॉ और जे का मतलब कॉलम, इक्वल टू -1 और आई प्लस जे, रॉ एंड कॉलम ऐड होता है और साथ में माइनर, माइनर का आई और जे। ये फॉर्मूला होता है वैसे कोफैक्टर का, लेकिन फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है क्योंकि ना तो ये एग्जाम में आता है और ना इसका कोई एप्लीकेशन है। तो मैं आपको फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि एग्जाम में अगर एमसीक्यू में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि कोफैक्टर माइनर में रिलेशन होता है। जो देखिए इधर देखिए, जो कोफैक्टर होगा वही माइनर होगा, भी सेम होगा, केवल साइन का ध्यान रखना पड़ता है। तो याद कीजिए जब मैं स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, तब मैंने आपको एक बात कही थी कि जितने भी ऑड प्लेस होंगे उनके साइन चेंज होंगे, और मैंने कहा था कि जब मैं एक्सरसाइज कोफैक्टर माइनर वाले पे आऊंगा तब मैं आपको रीजन दूंगा। याद करो पहला एक्सरसाइज 4.1, आप सेकंड जब पहले रॉ को एक्सपेंड करते थे तो बीच वाले को साइन चेंज कर देते थे। क्यों करते थे चेंज? कोफैक्टर की वजह से, क्योंकि आप उस एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो, उसका माइनर फाइंड कर रहे हो, उसका कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो। तो कोफैक्टर के हिसाब से अगर मान लो मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूं 1 2 का, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 माइनस होती है, इसलिए साइन चेंज करते हैं। तो ऑड प्लेस के माइनस जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं कोफैक्टर के कारण। ठीक है, एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 0, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। मान लो A11 का, A12 का, A13 का। मैं तीनों आपको समझा देता हूं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा क्लियर तरीके से, और एक तरह से आपको बिल्कुल सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए मुझे इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, तो ये रॉ गया, ये कॉलम गया, ये रॉ हटा दो, ये कॉलम हटा दो, मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस का 2, आंसर -1 एज इट इज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 1 और 1 2 होता है, तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, इसलिए जो इन दोनों का सम अगर इवन है, इन दोनों का सम अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर इन दोनों का सम ऑड है तो देखिए साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों का सम अगर ऑड है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 + 2 3 -1 की पावर 3, तो आपको पहले से ही माइनस लगाना पड़ेगा। इसलिए याद करो जब पहला दिन था इस चैप्टर का और मैं पहले रॉ को एक्सपेंड कर रहा था तो मैंने कहा था बीच वाले का साइन चेंज कर दो। देखिए मैं चेंज कर रहा हूं साइन, ये रहा, इसलिए पहले ही माइनस लगा देते हैं। चलिए, तो ऑड वाले में आपको माइनस लगाना पड़ेगा पहले, ये साइन कैंसिल कर दो, ये कॉलम एंड रॉ चला गया, 2 1 जा 2, -3 1 जा 3, माइनस ये आ गया -1, तो आंसर 1। तो अल्टीमेटली इतनी याद रखो बात कि अगर इन दोनों का सम इवन है तो कुछ नहीं होगा, अगर इन दोनों का सम ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक देखो 1 और 3 कितना होता है? 4। इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट फाइंड कर लो, कॉलम एंड रॉ, कॉलम एंड रॉ चला गया, 2 2 जा 4, -3 1 जा 3, आंसर 1 आ गया। क्लियर हो गया? तो जिसको माइनर आता है उसको कोफैक्टर आता है। चेंज क्या है? केवल एक फर्क है, माइनर में साइन का ध्यान नहीं रखते, माइनर में डायरेक्ट फाइंड होता है, कोई साइन का कोई चक्कर ही नहीं है। कोफैक्टर में साइन का ध्यान रखना होता है। अगर इनका सम इवन है, बार बार कह रहा हूं, अगर रॉ एंड कॉलम का सम, इन दोनों का सम अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, बट अगर इन दोनों का सम ऑड है तो साइन चेंज होगा। तो एक चीज याद रखो ना, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू ऐसे जब इनके कोफैक्टर निकालो, इन सबके कोफैक्टर निकालो तो साइन चेंज कर देना, इनके कोफैक्टर में साइन चेंज कर देना, क्योंकि इनके प्लेस जो है वो ऑड है। ये है 1 2 1 2 3, ये क्या है देखो, दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 3, 2 और 3 5 ऑड है। ये देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 2 5, और ये क्या है 2 1, 2 और 1 3। तो ये 4 जो है वो ऑड प्लेस के थे, इनके साइन चेंज होते हैं जब कोफैक्टर निकालते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, एक एग्जांपल समझ लो तो आपको माइनर एंड कोफैक्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, फिर आप कभी नहीं पूछोगे कि माइनर कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है। मैं आपको माइनर एंड कोफैक्टर दोनों समझाता हूं एक साथ। मैं आपकी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, देखो
एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, पहले माइनर तो 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। जो इनके एलिमेंट्स है उसके हिसाब से ये 1 1 1 2 2 1 2 2, तो इनकी वैल्यू पुट करो, ये कॉलम एंड रो तो 4 आ जाएगा, ये कॉलम एंड रो तो 3 आ जाएगा, इसके लिए निकालो रो एंड कॉलम तो 2 बचेगा, इसके लिए फाइंड करो कॉलम एंड रो तो 1 आ गया, ठीक है। माइनस समझ में आ गया। अब इसका कोफैक्टर देखो, तो कोफैक्टर किससे लिखते हैं, कैपिटल ऐसे A11 A12 A21 A22। चलिए कोफैक्टर फाइंड करते हैं। फिर वही, अब मैं इसके कोफैक्टर निकाल रहा हूं तो ये कॉलम एंड रो गया, क्या बचा 4 आंसर आ जाएगा। इसके कोफैक्टर फाइंड कर रहा हूं तो कॉलम एंड रो चला गया 3, लेकिन माइनस का, क्यों, क्योंकि 1 और 2 3 याद है, तो ऑड वाले के साइन चेंज करने पड़ेंगे। चलिए अब 2 1 इसके कोफैक्टर फाइंड करना है, तो रो एंड कॉलम गया 2 तो माइनस का 2, क्योंकि इनका सम 3 होता है। 2 2 इसके लिए निकालने गए तो रो गया कॉलम गया तो आंसर 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये माइनर निकाला और ये कोफैक्टर निकाला, देखो सब कुछ सेम है, केवल एक फर्क है, कोफैक्टर में साइन चेंज करना पड़ता है जिनका सम ऑड है। ये 2/2 के लिए हो गया। अब एक 3/3 के लिए एग्जांपल देख लो, उसके बाद मैं आपको रूल नंबर 3 बताऊंगा। तो आते हैं कोफैक्टर। एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहा हूं, ए डिटरमिनेंट है बेटा 1 0 2 3 1 2 और 1 1 1, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल ले लिया, माइनर देख लो A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आप एक बात देखो, लिखने का तरीका, आप लिखने के तरीके पे फोकस करो। मैंने ऐसा ही क्यों लिखा है, जैसा क्वेश्चन है उसी फॉर्म में लिखो। अगर 2/2 है तो 2/2 के फॉर्म में लिखो, 3/3 है तो 3/3 के फॉर्म में लिखो। ऐसा क्यों करते, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बच्चे क्या करते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1, अब लाइन से लिख देते हैं, फिर वहां कंफ्यूजन हो जाते हैं, फिर आंसर गलत होगा। जो क्वेश्चन है जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में इसे लिखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चला गया कॉलम, रो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो 1 -2 तो -1 आ गया। माइनस निकालो इसका, ये गया, ये भी चला गया, 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, आंसर 1 आ गया। कॉलम चला गया, रो चला गया, 3 की 1 से करो 3 -1 की 1 से करोगे 1, ये 2 आ गया आपका। इस पे आते हैं, रो चला गया, कॉलम चला गया, 0 की 1 से करोगे 0 आ जाएगा, 0 की 1 से 0 -2 1 जा 2 तो आपका -2 आ जाएगा। माइनर में कोई साइन का चक्कर ही नहीं है। ये रो गया, कॉलम गया, 1 की 1 से करो 1 1 की 2 से करो 2 तो -1 आ गया। 2 3 पे आते हैं, रो गया, कॉलम गया, 1 की 1 से करो 1 -1 की 0 से करो 0 तो आंसर 1 आ जाएगा। 3 1 पे आते हैं, रो एंड कॉलम गया, 0 की 2 से करोगे 0 -2 की 1 से करोगे 2 -2 आ जाएगा। 3 2 इसका फाइंड करो, रो एंड कॉलम चला गया, रो एंड कॉलम ये चला गया, 1 की 2 से करोगे 2 और 3 की 2 से करोगे 6 माइनस का 4 आ जाएगा। 3 3 तो रो चला गया, कॉलम चला गया, 1 की 1 से करो 1 -3 की 0 से करो 0 तो आंसर 1 आ गया। ये तो आ गया माइनर। अब हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, तो मैं इसी से कोफैक्टर फाइंड कर लूंगा, इसी से कोफैक्टर, वहां करने की जरूरत नहीं है, इसी से कोफैक्टर आ जाएगा। कैसे, पहले लिख लो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। गॉट इट। बिल्कुल तरीका एक जैसा रखो हर क्वेश्चन का। अब देखिए, ठीक है, अब माइनर से ही कोफैक्टर आ जाएगा। कैसे, देखिए -1 आया था -1 1 आया था -1, मैंने क्या कहा था, प्लेस देखो ना, माइनर से ही कोफैक्टर लिख दो ना डायरेक्ट। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे शॉर्ट तरीका आते जाएंगे। अब जिन्होंने वीडियो शुरू में देखा होगा थोड़ा बड़े तरीके से बता, धीरे धीरे छोटा, माइनर से ही कोफैक्टर आ गया, केवल इसके साइन चेंज कर दीजिए। ये 2 की जगह 2 रहेगा, ये -2 प्लस का हो जाएगा क्योंकि ऑड वाला है, -1 -1 रहेगा, 1 -1 बन जाएगा, इसके ऑड है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए -2 है तो -2 रहेगा, ये -4 है तो 4 बन जाएगा, और ये 1 है तो 1 रहेगा। कोफैक्टर तो माइनर भी आ गया, कोफैक्टर भी आ गया, क्लियर हो गया। माइनर कोफैक्टर में एक ही फर्क है, माइनर में साइन का ध्यान नहीं रखते, कोफैक्टर में इस बात का ध्यान रखते हैं जो ऑड वाले हैं उनके साइन हमें चेंज करने होते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला है -1 की पावर i + j। तो जब रो एंड कॉलम में ऐड करोगे तो ऑड वाले के लिए -1 की जो पावर होगी वो माइनस में है, इसलिए उनके साइन चेंज हो जाएंगे।
तो माइनर एंड कोफैक्टर समझ में आ गया। अभी तक आपने माइनर एंड कोफैक्टर के रूल समझे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूं कि क्या कोफैक्टर से डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो जी हां, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे ये आपको बताता हूं। देखिए रूल नंबर थर्ड, कोफैक्टर का इस्तेमाल करके, कोफैक्टर का इस्तेमाल करके बेटा डिटरमिनेंट्स फाइंड की जाती है। डिटरमिनेंट्स फाइंड की जाती है, कोफैक्टर का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट फाइंड की जाती है। तो ये रूल आपको आना चाहिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आता है, एमसीक्यू वगैरह में पूछता है ये वाला। चौथा रूल आपको लास्ट में बताऊंगा, कुछ नया चीज है, बिल्कुल लेटेस्ट है, जो आपके कंपटीशन में बहुत यूज होगा। कोफैक्टर का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड होगा। देखिए आप सब जानते हो कि ए डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये आ गया आपका 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब मुझे किसी भी रॉ एंड किसी भी कॉलम का इस्तेमाल करके मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर सकता हूं। अगर इनके कोफैक्टर पता हो तो मैं किसी भी रॉ एंड किसी भी कॉलम का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट फाइंड कर सकता हूं। कैसे, देखिए ध्यान से। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, कोफैक्टर से डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होता है, ध्यान देखिए। अगर मान लो मुझे पहले रॉ के कोफैक्टर से डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो तरीका क्या होगा, A11 ये वाला एलिमेंट होगा और साथ में इसका कोफैक्टर होगा। ये एलिमेंट के लिए, ये कोफैक्टर के लिए। तो एलिमेंट और कोफैक्टर प्लस, ऐसे ही A12 एलिमेंट होगा और A12 कोफैक्टर होगा, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। प्लस A13 एलिमेंट होगा और A13 आपका कोफैक्टर होगा। इन तीनों का जो सम होगा वो आपका डिटरमिनेंट होगा। सिंपल रूल हो गया। अब आपसे कहता है कोई कि भाई आप सेकंड रॉ से बताओ आंसर, तो क्या बताओगे, A21 एक एलिमेंट के लिए, एक कोफैक्टर के लिए, A22 A23 एक एलिमेंट एक कोफैक्टर। ऐसे ही कॉलम से भी तो हो सकता है, A11 कैपिटल A11, A21 A31 तो किसी भी रॉ और किसी भी कॉलम का इस्तेमाल करके कोफैक्टर अगर हमें पता है, अगर उसके कोफैक्टर हमें पता है, इनके कोफैक्टर अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट उसका डिटरमिनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना ये दोनों सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स कोफैक्टर, एलिमेंट्स कोफैक्टर, एलिमेंट्स कोफैक्टर सेम होना चाहिए। तो इनका सम जो होता है वो डिटरमिनेंट्स इक्वल होता है। तो 3 रूल आ गए, आपने माइनर सीख लिया, कोफैक्टर सीख लिया और तीसरा कोफैक्टर का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट फाइंड करना सीख लिया, ठीक है। अब आते बेटा एक्सरसाइज पे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.4। मैं अपने कंप्यूटर से बोलूंगा कि बच्चों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन पेश कर दिया जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। आपको माइनर भी फाइंड करना है और कोफैक्टर भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइनर कोफैक्टर फाइंड करना। आपको माइनर, आपको ए गिवन है, लेट ए गिवन है, ए डिटरमिनेंट कोई गिवन है, क्या गिवन है, 2 -4 0 और 3 ये गिवन है। पहले माइनर फाइंड कर लेते हैं फिर कोफैक्टर। तो माइनर M11 M12 M21 M22। चलिए रॉ कॉलम 3 आंसर है, कॉलम रॉ इसका फाइंड करो ना, कॉलम रॉ 0 आंसर आएगा। ऐसे इसका फाइंड करो, रॉ एंड कॉलम -4 आएगा और 3 के लिए फाइंड करोगे रॉ एंड कॉलम तो 2 आएगा। ये तो माइनर हो गए। अब कोफैक्टर देखो A11 A12 A21 A22, इससे ही फाइंड कर लेना डायरेक्ट, दोबारा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 की जगह 3 आएगा, 0 की जगह 0, साइन चेंज क्या होगा, 0 ही रहेगा। -4 प्लस हो जाएगा, देखिए ऑड है तो -4 प्लस हो जाएगा और 2 की जगह 2 आ जाएगा, आपका आंसर आ चुका है। तो अगर माइनर आता है तो कोफैक्टर तो अपने आप आ जाएगा। माइनर कोफैक्टर में क्या फर्क है, केवल साइन चेंज का कि ऑड वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करता हूं बेटा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपको मान लिया ए डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, A B C और D। पहले माइनर फाइंड कर लेते हैं, आप खुद भी करिए, ठीक है, मेरे से पहले करने की कोशिश करो। तो माइनर फाइंड करो बेटा, A11 12 21 22। चलिए कॉलम एंड रॉ चला जाएगा, D बचेगा, कॉलम एंड रॉ B बचेगा, रॉ एंड कॉलम C आएगा एंड D के लिए रॉ एंड कॉलम A बचेगा, ठीक है। ये तो हो गया माइनर। अब कोफैक्टर 11 12 21 22, तो इससे आ जाएगा। स्टार्ट करें, D की जगह D रहेगा,
बी की जगह माइनस बी हो जाएगा, क्यों माइनस बी हुआ पता लग गया, क्योंकि ये ऑड है। सी की जगह माइनस सी हो जाएगा क्योंकि ऑड है, 2 और 1 3, 3 ऑड होता है, और ए की जगह ए हो गया। क्लियर हो गया? तो पहले माइनर फाइंड कर लीजिए, फिर कोफैक्टर फाइंड कर लीजिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनर माइनर कोफैक्टर कोफैक्टर, खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आता है बेटा सेकंड पे जो 3/3 है, तो आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि मैंने इस टाइप के एग्जांपल आपको बता दिए। कॉन्सेप्ट मैंने कहा था ना, हर वीडियो में शुरू के कॉन्सेप्ट देखिए। पूरे एनसीईआरटी में आप देखोगे कि मैं शुरू के 5 से 10 मिनट आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। हर वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आंसर अपने आप आने लगेंगे जाएंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है बेटा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आपका है। चलिए माइनर फाइंड करते हैं बेटा। M11 M12 M13 M21 M22 M23, पहले इनको लिख लिया करो। 31 32 33 इक्वल इक्वल इक्वल। टाइम बचत होती है, जल्दी लिखने से थोड़ा सा कोशिश करो जल्दी लिखने की, टाइम बचाओ जहां बच सके। तो 1 कॉलम एंड रो, 1 की 1 से करोगे 1, 0 की 0 से करोगे 0, आंसर 1 आ गया। इसके लिए फाइंड करो तो कॉलम एंड रो हटा दो, 0 की 1 से करोगे 0, माइनस 0 की 0 से करोगे 0, आंसर 0 आ गया। कॉलम चला गया, रो चला गया, 0 की 0 से करोगे 0, माइनस 0 की 1 से करोगे फिर से 0, तो आंसर फिर से 0 आ गया। 2 1 पे आता है, रो एंड कॉलम, 0 की 1 से करो 0, माइनस 0 की 0 से करोगे फिर से 0, तो इक्वल टू 0। इसके लिए तो रो हटा दो, कॉलम हटा दो, रो चल हटा दो, 1 की 1 से करोगे 1, माइनस 0 की 0 से करोगे 0, आंसर 1 आ जाएगा। 2 3 रो एंड कॉलम हटाओ, 1 की 0 से 0, माइनस 0 की 0 से फिर से 0, तो आंसर 0 आ गया। रो एंड कॉलम, 0 की 0 से 0, माइनस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करो फिर से 0, तो आंसर 0। 3 2 कॉलम एंड रो, 1 की 0 से करो 0, माइनस 0 की 0 से करोगे फिर से 0, आंसर 0। 3 3 लास्ट है, कॉलम एंड रो, 1 की 1 से करेंगे 1, माइनस 0 की 0 से करेंगे 0, तो आंसर 1 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आपने क्या निकाल लिया, माइनर। अब कोफैक्टर के लिए दोबारा कैलकुलेशन मत करना, इसी से कोफैक्टर आ जाएगा। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए ठीक है, 1 की जगह 1 रहेगा, 0 का साइन चेंज क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 की जगह फिर से 0 0 एज इट इज रहेगा, 1 1 भी एज इट इज रहेगा, 0 की जगह 0 रहेगा, 0 की जगह फिर से 0, 0 की जगह 0 और 1 की जगह 1। तो ये था माइनर और ये था कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर दोनों के इस बार सेम थे क्योंकि 0 था तो साइन चेंज की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, खत्म हो गया, मिटा दूं। तो ये था पहला पार्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे देखो क्या लिखा हो बेटा, 104 104 3 यहां 5 -1 0 1 और 2। ठीक है, सेम चीज है, ये हटा देता हूं, यही कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें, पहले माइनर फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए माइनर की तरफ ध्यान दो बेटा। 1 के लिए कॉलम एंड रो चला गया, 5 2 10 माइनस ये +1 तो 11 हो गया। 0 के लिए कॉलम गया, रो गया, तो 3 2 6 माइनस 0 तो 6 आएगा। 4 के लिए कॉलम एंड रो हटा दो, 3 1 3 माइनस 0 की 5 से करोगे तो 0 तो 3 आ जाएगा। 3 के लिए रो एंड कॉलम हटा दोगे, 0 की 2 से करो 0, 1 की 4 से करोगे 4 माइनस 4 आ गया। रो एंड कॉलम हट गया, 1 की 2 से करोगे 2, माइनस 0 की 4 से करोगे 0 तो आंसर 2 आ जाएगा। -1 के लिए रो एंड कॉलम हटा दो, ये रो और ये कॉलम, रो एंड कॉलम हट जाएगा। तो 1 की 1 से करोगे तो 1 और 0 की 0 से करोगे 0 तो आंसर 1 आ गया। लास्ट रो एंड कॉलम हट गया, 0 की -1 से करो 0,
और माइनस का 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा। कॉलम चला गया, रो चला गया, 1 की -1 से करो -1, 1 की -1, देखो ये निकाल लो ना, तो रो चला गया, कॉलम चला गया 1 की -1 से और 3 की 4 से, तो माइनस का 12, तो माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13 हो गया। रो चला गया, कॉलम चला गया, 1 की 5 से करो 5, 1 की 5 से करो 5, 3 की 0 से करोगे 0, तो आंसर 5 आ गया। ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है। अब माइनर से ही हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं, केवल साइन चेंज कर दो ऑड वाले के, तो 1 की जगह 1 रहेगा, 6 की जगह -6 आ जाएगा क्योंकि ये ऑड है, 3 की जगह 3 रहेगा, -4 का 4 हो जाएगा क्योंकि ये ऑड है, 2 की जगह 2 रहेगा, 1 की जगह -1 रहेगा क्योंकि ये ऑड है, ये -20 की जगह -20 रहेगा, 3 2 की जगह -13 की जगह +13 क्योंकि ये ऑड है, और 3 3 की जगह 5। तो क्लियर हो गया, ये आपका माइनर और कोफैक्टर। एक चीज तो हमसे सीख ली कि अगर माइनर फाइंड हो जाता है तो कोफैक्टर हम अपने आप भी फाइंड कर सकते हैं, केवल ऑड वाले के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। तो कंप्यूटर जी भाई साहब, हेलो, जग रहे हो ना? जरा बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पेश कर दो, जब तक मैं इसे हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा बेटा, जरा क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है? यूजिंग कोफैक्टर, कोफैक्टर का यूज करके, कोफैक्टर का इस्तेमाल करके ऑफ द सेकंड रो, सेकंड रो के कोफैक्टर का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट फाइंड करना। आ गया ना रूल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ये है क्वेश्चन। और आपसे कहा जा रहा है कि सेकंड रो का इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग सेकंड रो, हमें सेकंड रो का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो रूल क्या कहता है कि अगर सेकंड रो से अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो इसके एलिमेंट होने चाहिए और इसके कोफैक्टर होना चाहिए। तो एलिमेंट तो हमारे पास पहले से ही है, एलिमेंट तो पहले से ही है, तो पहले एलिमेंट लिख लो। ए ये क्या है 2 1, 2 1 तो आपके पास पहले से ही है, 2 है। 8 2 2 ये आपके पास 0 है, और 8 2 3 ये आपके पास 1 है। एलिमेंट तो आपके पास पहले से, ये एलिमेंट आ गए। अब हमें चाहिए इनके कोफैक्टर, तीनों के कोफैक्टर चाहिए। तो चलिए कोफैक्टर फाइंड करते हैं। 8 2 1 इसके कोफैक्टर फाइंड कीजिए। ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, 3 3 9, -2 की 8 से मल्टीप्लाई करो 16, तो 9 में से 16 आप माइनस कर दो तो माइनस का 7। बट ये देखो ऑड है, ये क्या है ऑड, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लगाना पड़ेगा हमें, माइनस का साइन, तो ये प्लस का 7। क्लियर हो गया, 9 में से 16 गया -7, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड है। तो एलिमेंट एंड कोफैक्टर, अब ये भी एलिमेंट है, अब इसके कोफैक्टर भी तो फाइंड करोगे। तो चलिए 0 के कोफैक्टर, रो एंड कॉलम हटा दो, 15 और 1 की 8 से करोगे 8, ये आपका 7 आ गया। अब 8 23 इसके कोफैक्टर निकालो, तो रो एंड कॉलम हटा दो, 5 2 10 और -1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ऑड है, 2 और 3 ऑड है, तो ये माइनस होगा, और 10 में से 3 माइनस करोगे, देखो ना आप इसका फाइंड करो ना, रो चला गया एंड कॉलम चला गया, तो 5 2 10 और 1 की 3 से 3, तो 10 में से 3 माइनस करो 7, तो माइनस का 7। अब आपके पास एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर आ चुका है। आपसे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर कोफैक्टर पता हो और डिटरमिनेंट, अगर एलिमेंट पता हो, एलिमेंट पता हो और कोफैक्टर पता हो, तो हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। रूल क्या कहता था, एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट उसका कोफैक्टर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर। भाई यहां तो क्वेश्चन में सेकंड रो दिया था, क्या होगा अगर थर्ड कॉलम दे दे, सेकंड रो दे दे, फर्स्ट रो दे दे, थर्ड रो दे दे, वो तो कुछ भी हो सकते हैं ना। तो वहां ये थोड़ी लिखोगे एप्लीकेशन कि सेवा में श्रीमान आपने तो एनसीईआरटी में सेकंड रो कहा था, यहां आपने थर्ड कॉलम पूछ लिया, तो जल्दी गलती है, ये तो आपकी गलती है सर, मैं आप गलत खेल लो मेरे साथ। भाई एग्जाम है ये, तो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि वो कोई भी एलिमेंट, कोई भी कोफैक्टर आपको पूछ सकता है। तो एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, तो 2 × 7 प्लस पहला हो गया, 0 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो 0 आएगा। देखो मल्टीप्लाई भी इसी तरीके से लिखा है, ये भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर दो ना। 2 की 7 से करो 14 हो गया,
0 की 7 से करो 0 हो गया, और 1 की -7 से करो -7 हो गया, 14 में से 7 गया 7, 7 इज द डिटरमिनेंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? कितना टाइम बचा? क्या हुआ? एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, तीनों का सम जो था आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। मैं अपने कंप्यूटर महोदय से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, ये नाराज हो गए हैं। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर भाई साहब, जरा बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 ला दो स्क्रीन पे। आ गया स्क्रीन पे? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। कह रहा है भाई डिटरमिनेंट निकाल, केवल थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट निकाल। तो पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है जी 1 1 1 x y z y z z x और x y। वैसे तो हम डिटरमिनेंट बहुत इजी निकाल लेते। अगर सिंपल इस क्वेश्चन में कहता है डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो याद करो ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो 4.2 में। इसकी मल्टीप्लाई x से करते, इसकी मल्टीप्लाई y से करते, इसकी मल्टीप्लाई z से करते, xyz कॉमन निकाल लेते, 1 1 1 बन जाता, 2 को 0 कर लेते, एक्सपेंड कर लेते। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, आप जाके देख लेना 4.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है। बट क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान में दो। क्वेश्चन कह रहा है कि केवल थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करके ही डिटरमिनेंट फाइंड करना है। वो तो जिद पे आ गया जी, जिद पे बैठा हुआ है कि मुझे थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करके ही डिटरमिनेंट दे। तो कोई बात नहीं, पहले इसके एलिमेंट लिख दो। एलिमेंट क्या है? इसको क्या बोलते हैं? 1 3, इसको क्या बोलते हैं? 2 3, और इसको बोलते हैं 3 3। 1 3 2 3 और 3 3। तो वैल्यू क्या है? y z, इसकी वैल्यू है z x, और इसकी वैल्यू आपके पास x y। तो भैया पहले वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है। अब इसके कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। इसके कोफैक्टर a 1 3 का, a 2 3 का और a 3 3 का, इनके कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। यही तो सिखाया था एलिमेंट, अब इनके कोफैक्टर, फिर इनका प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो चलिए इसके कोफैक्टर फाइंड करते हैं। इसके लिए रॉ हटा दो, कॉलम हटा दो। 1 की z से करोगे z माइनस, अच्छा ऑड है तो माइनस बाहर, इवन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रॉ एंड कॉलम हटा दो। 1 की z से करोगे z और 1 की y से करोगे y, कोई चेंज नहीं होगा। ये ऑड है, बाहर माइनस लगा दो बेटा पहले ही। रॉ हट गया एंड कॉलम हट गया। 1 की z से करोगे z माइनस 1 की x से करोगे x, पहले ही माइनस मैंने लिख दिया पहले ही। 2 3 इसका रॉ हट गया, कॉलम हट गया बेटा। 1 की y से करोगे तो y माइनस 1 की x से करोगे तो x। क्लियर है यहां तक? कोई परेशानी नहीं। एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर। अब डिटरमिनेंट आता निकालना। डिटरमिनेंट क्या कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आ जाएगा, सम कर दो इन तीनों का। तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा a13 प्लस a23 प्लस a33 और a33। यही तो आपको सिखाया था, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, यही बार बार सिखा रहा हूं। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट थोड़ा सा इसका लंबा चौड़ा है, थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से करना। YZ की इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई से डैक करो, जहां टाइम बच सके बचाओ। ये नहीं कि पहले ये लिख दो ब्रैकेट में ये, फिर ये, फिर ब्रैकेट में ये, फिर ये, फिर ये ब्रैकेट में लिखो, अच्छी बात है, लेकिन समय किसके पास है बच्चे? मैं बार बार कह रहा हूं, समय पे फोकस कर, इस टाइम पे फोकस कर, समय बहुत जरूरी है बच्चे। वापस आते हैं, चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट करो डायरेक्ट, कि क्या होगा? y z², इसकी मल्टीप्लाई से हो गई, इसकी मल्टीप्लाई से करो, माइनस y² z बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, चलो मल्टीप्लाई करो। zx की मल्टीप्लाई माइनस z से करो तो माइनस z² x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां प्लस का साइन डालो। zx की x से करो तो zx² बन जाएगा, प्लस xy की y से करो तो xy² बन जाएगा, माइनस xy की x से करो तो x² y बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपके सामने आ चुका है। अब ये करने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इन क्वेश्चनों का आंसर, हम जानते हैं इसका आंसर क्या निकाला था हमने, दिमाग में सेट है कि 4.2 हम कर चुके हैं, इसका आंसर पता है क्या था? ये प्रूफ करना था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो कैसे भी इनको एडजस्ट करो कि पहले x माइनस वाई आ जाए, किसी तरीके से x माइनस वाई कॉमन आ जाए। तो देखिए x माइनस, इस तरीके से इसको एडजस्ट करूंगा कि पहले x माइनस वाई कॉमन निकालूंगा। तो ढूंढो कि x माइनस वाई कॉमन, इन दोनों में रिलेशन x माइनस वाई तो आएगा नहीं। इन दोनों में से अगर देखो z कॉमन ले लो, इन दोनों को ध्यान से देखो,
अगर यहां से जेड स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स, और अगर माइनस भी कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई। इन दोनों से तो रिलेशन बन रहा है, इन दोनों से रिलेशन x माइनस वाई बन रहा है। अब इन दोनों से रिलेशन बना के देख लो एक बार, अगर कुछ कॉमन आ जाए तो। अगर z कॉमन ले लूं, दोनों में से z कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फिर से वही आएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई तो आ रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन भी सही बैठ रहा है। और यहां से भी एक्स वाई कॉमन ले लूं, एक्स वाई कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स, और माइनस कॉमन लूंगा तो x माइनस वाई। तो इसका रिलेशन इसके साथ बैठ गया, इसका रिलेशन इसके साथ बैठा, इसका रिलेशन इसके साथ बैठा, इन तीनों में x माइनस वाई कॉमन आएगा। कैसे, देखते रहिए ध्यान से। देखो बेटा, पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इन दोनों में से मैंने माइनस जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जैसे ही माइनस जेड स्क्वायर कॉमन लूंगा तो भैया बचेगा x, और ये बच जाएगा माइनस वाई, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया ना, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा भाई, ये माइनस हो जाएगा। हो गया इन दोनों का एडजस्टमेंट, इन दोनों की सेटलमेंट हो गई, घर चले गए। अब इन दोनों को सेटलमेंट करो। आओ भाई नेक्स्ट केस, आओ नेक्स्ट केस आओ। नेक्स्ट केस क्या है, इन दोनों में से कॉमन लो। क्या कॉमन है, z कॉमन है सर जी, दोनों में से z कॉमन ले लिया, इन दोनों में से z कॉमन लूंगा। जैसे ही मैंने z कॉमन लिया, बताओ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x माइनस वाई आएगा और x प्लस वाई आएगा। लो जी, इन दोनों का केस सेटलमेंट हो गया। जाओ बेटा, खुश होकर घर जाओ, मिठाई बांट देना है, खुश हो गए। अब इन दोनों की सेटलमेंट आ रही है, इन दोनों की सेटलमेंट करते हैं। चलो, क्या कॉमन है, एक्स वाई दोनों में कॉमन है। मैंने माइनस एक्स वाई कॉमन लिया है। माइनस क्यों, क्योंकि x मुझे प्लस का चाहिए, तो ये एक्स वाई यहां से कॉमन लूंगा माइनस का, तो ये बचेगा केवल x, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस बाहर नहीं आया, और यहां बचेगा y। दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लिया ना, तो यहां बचेगा x और ये बचेगा y। अब ध्यान से देखो जरा, सर चकरा जाएगा। x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई तीनों के साथ आ रहा है, नहीं आ रहा, x माइनस वाई बाहर निकाल दूंगा भाई। तरीका है, आपको भी आ जाएगा ना, 2-3 बार कर लो, क्वेश्चन खत्म बात। हमने 4.2 में क्वेश्चन किया था, याद होना चाहिए आपको। याद है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, याद नहीं है तो इसका 4.2 आपने अच्छे से नहीं करी, पहले उसे प्रैक्टिस करो, तब आना 4.4 पे। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या कॉमन है तीनों में से, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो बेटा एक्स माइनस वाई मैंने ओवरऑल तीनों में से कॉमन निकाल लिया। अब यहां क्या बचा, यहां बचा माइनस जी स्क्वायर प्लस, यहां बचा आपका एक तो जी बच गया, जी, और एक ये बच गया एक्स प्लस वाई, ये भी तो बचा, z बच गया और x प्लस वाई। तो मल्टीप्लाई, एक काम करो मल्टीप्लाई करो, z की x से करो तो gx, और z की y से करोगे तो प्लस yz, हाथों हाथ मल्टीप्लाई भी कर लो, है ना। माइनस की जगह माइनस, ये तो कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा xy। चलिए जी, अब 6 तो थे, अब 4 बचे, 6 से भला 4। तो चलिए अब x माइनस वाई कॉमन आ गया, अब y माइनस जेड बनाना है। y माइनस जेड कैसे आएगा, तो इनको एडजस्ट करो कि y माइनस जेड आए, देखते हैं किसका सेटलमेंट किसके साथ होता है। अगर इन दोनों में से z कॉमन ले लूं, इन दोनों में से अगर z कॉमन लोगे तो देखो क्या बनेगा, y माइनस जेड, क्योंकि z कॉमन आ जाएगा, तो इसका सेटलमेंट इसके साथ हो गया। और चेक करो इसका सेटलमेंट इसके साथ होगा। याद करो, मैंने जब 4.2 करा था, मैंने आपको ये बताई थी, अक्सर क्या होता है, वन अल्टरनेट में रिलेशन बनता है। अल्टरनेट में रिलेशन, आपकी क्लास में तो अल्टरनेट चल रही है ना, तो ऐसे ही अल्टरनेट में इनका रिलेशन होता है। अधिकतर क्वेश्चनों में देखा गया है कि आप 100 क्वेश्चन ऐसे करोगे तो 99 क्वेश्चन में अल्टरनेट में रिलेशन बन जाता है। तो इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन चेक कर लो कि अगर यहां से x कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा z माइनस वाई, तो माइनस कॉमन लूंगा तो y माइनस जेड, तो इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। तो चलिए x माइनस वाई, यहां से बेटा इन दोनों में से मैंने z कॉमन ले लिया। जैसे ही z कॉमन, सॉरी इन दोनों में से मैंने z कॉमन लिया, इन दोनों में से, तो z कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा y और माइनस यहां बचेगा z। ये दोनों सेटलमेंट हो गए। अब इन दोनों की बारी है, इन दोनों, ये दोनों लड़ गए, अब इन दोनों का सेटलमेंट करो। दोनों में से मैंने माइनस x कॉमन ले लिया, तो माइनस x कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा y और ये हो जाएगा माइनस x, तो कॉमन आ गया z। अब जरा ध्यान से देखो ब्रैकेट को, y माइनस जेड दोनों के साथ आ रहा है, तो क्या करूं, y माइनस जेड कॉमन ले लूं, तो चलिए y माइनस जेड कॉमन निकाल लेते हैं। ये हटा दो बेटा, नोट कर लिए सब, ठीक, ये हटा दे दो बेटा। तो x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड मैंने कॉमन निकाल लिया, y माइनस जेड कॉमन लिया। अब देखो ब्रैकेट में बचा क्या, जब ये दोनों कॉमन आ गए तो बचा क्या, हमारा बचा z और माइनस का x। और बच्चों यही तो क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, आ गया आंसर। तो सेटलमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, कि सेटलमेंट करना पड़ता है। सेटलमेंट तो माहिर हो, सेटलमेंट तो तुम सब माहिर हो, सेटल कर ले तो सारी बातें, तो ये भी सेटलमेंट करना सीख लो। तो इस प्रकार से एलिमेंट, उनका कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, इनकी मल्टीप्लाई कर ली, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके उसकी एडजस्टमेंट करी। पहले 6 थे, फिर उससे 4 बचे, फिर 4 को एडजस्ट करा, फिर कॉमन आके आपका आंसर आ गया।
क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड है, तो मैं मिटा रहा हूं। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर जी जरा एमसीक्यू है, कोई बात नहीं, 1 मार्क्स के आते हैं। तो बेटा जरा कंप्यूटर जी जरा क्वेश्चन नंबर 5 जरा स्क्रीन पर ला दो। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्या कह रहा है, आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। क्या डिटरमिनेंट है क्वेश्चन नंबर 5 में? इसका तो मुझे बताना नहीं चाहिए, आपको खुद बताना चाहिए इसका आंसर भाई। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। पता नहीं मैं क्यों देख रहा था क्वेश्चन भाई ये तो नॉर्मली ऐसे भी होता है। चलिए आगे देखो, एंड AI इज अ कोफैक्टर ऑफ I, कोफैक्टर है A, तो देन इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट कब फाइंड होगा? मैंने आपको बताया था इस तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड करना कि यही एलिमेंट हो तो इसी का कोफैक्टर हो, यही एलिमेंट हो तो इसी का कोफैक्टर हो, और यही एलिमेंट हो तो इसी का कोफैक्टर हो। यही तो बताया था, 2 क्वेश्चन आपने यही करे। तो पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में पहला पार्ट ही गलत होता है। A11 है और A31 है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये 11 है, ये 31 है, हो ही नहीं सकता, पहले ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। दूसरे में देखो A11 है, A11 है, ये तो बिल्कुल सही है भाई साहब। A12 है और A21 है, देखो गलत हो गया, सेम नहीं है। ये 12 है, ये 21 है, ये गलत है, ये पूरा गलत, ये भी खत्म। अब आते हैं सी ऑप्शन पे, देखते हैं बेटा सी ऑप्शन क्या है। A21 है और A11 है, देखो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, सेम होना चाहिए एलिमेंट एंड कोफैक्टर, ये तो सीखा है। तो बच्चा डी आंसर होगा ये तीनों नहीं है तो ये जय माता दी करने की आवश्यकता ही नहीं है, यही आएगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कि बात सही है या गलत है, फॉर्मूले से भी देख लेते हैं बेटा, ज्यादा तेज भी चलते आजकल। ये आ गया 21, A21, A31 और A31, क्या हुआ देखो ध्यान से, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है। तो दैट इज द योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, चलिए पूरा एक्सरसाइज हो गया, जाओ मत, एक मिनट रुक जाओ। नॉर्मली जो कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठोगे बेटा, तो इस वाले एक्सरसाइज का एक तरीका क्या है, या तो कंपटीशन एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन आता है। क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला ऑप्शन दे देगा और आपको ये टिक करना पड़ेगा। बट आजकल जो देखा गया ट्रेंड में ये आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर वहां पे जो ऑप्शन दिया होता है उसमें 0 टिक करना होता है। 0 क्यों आता है आंसर मैं आपको बताता हूं, प्रॉपर्टी से। तो एक नई प्रॉपर्टी आपको सिखा रहा हूं, रूल नंबर 4 आप लिख लेना अपनी कॉपी में, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि किसी भी रॉ के एलिमेंट ले लो, किसी भी रॉ के एलिमेंट ले लो और किसी भी दूसरे रॉ का कोफैक्टर ले लो। क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन रहे हो आप? किसी भी रॉ के एलिमेंट ले लो और किसी दूसरे रॉ का कोफैक्टर ले लो, चाहे कोई भी रॉ हो, एक का एलिमेंट और एक का कोफैक्टर, अगर उनका सम कर दिया जाए तो आंसर 0 आएगा। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, मान लो मैंने ये वाले ले लिए, ये आपके ले लिए एलिमेंट, क्या ले लिया 11, 12 और 13, ये तो मैंने एलिमेंट ले लिए। और कोफैक्टर मैं इसका ले रहा हूं, इसका कोफैक्टर ले रहा हूं, ये ले रहा हूं कोफैक्टर। क्या ले रहा हूं कोफैक्टर? A21, A22 और A23। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? तो बच्चों इसका सम जो होगा 0 होगा। और ये चीज कॉलम के लिए भी अप्लाई होती है। किसी एक रॉ का एलिमेंट और किसी दूसरे रॉ का कोफैक्टर, मैंने ये लिया है, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। A11 कोफैक्टर A31, A12 कोफैक्टर A32, A13 कोफैक्टर A33, इन सब का जो सम होगा बच्चों 0 होगा। और ये चीज कॉलम में भी अप्लाई होती है कि किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट ले लो और किसी दूसरे कॉलम का कोफैक्टर ले लो, ठीक है, इन सब का सम 0 होता है। लास्ट बता रहा हूं रूल नंबर 4 कि किसी भी एक रॉ का एलिमेंट और किसी दूसरे रॉ का कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। किसी भी एक कॉलम का एलिमेंट और किसी दूसरे कॉलम का कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पिछली बार जो एनडीए का एग्जाम हुआ था आप सब जानते हो, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें एक ऑप्शन था, उसमें ये आंसर टिक करना था। तो आई होप आपको समझा पाया होगा मैं, तो अच्छे से करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बेटा, बाय।